8वीं सदी के मशरिक वस्ता में एक नई सल्तनत ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक इस्लामी खिलाफत पर कब्जा कर लिया। आज मगरिब में शायद कम याद की जाती है, मगर अब्बासियों ने 5 सदियों तक हुकूमत की। उन्होंने इस्लामी फौजी बालादस्ती, शहरों की तामीर, शानदार इल्मी कामों और तकनीकी जिद्दतों का दौर देखा। इसे इस्लाम का सुनहरी दौर कहा जाता है। यह है अब्बासी खिलाफत की कहानी। वसी अमवी खिलाफत मुसलसल फैल रही थी, मगर इसमें अंदरूनी झगड़े शदीद थे। जो कुछ हमें अमवी खिलाफत के बारे में मालूम है वो ज्यादातर बाद के जराए से आया है, जो अक्सर मुखालिफ थे। लेकिन ये बात वाज़े लगती है कि छोटे अरब मुस्लिम अशराफ जो इस अजीम सल्तनत पर काबिज थे, वो अपने बहुत से रियाया में खासे नापसंदीदा हो चुके थे, जिनमें कुछ वो लोग भी शामिल थे जिन्हें बाद में डेमीन कहा गया। ये गैर मुस्लिम थे जिनमें ईसाई, यहूदी और ज़रतुश्ती शामिल थे, जिन्हें निचले तबके के तौर पर देखा जाता था और उनसे इजाफी टैक्स लिया जाता था। यहां तक कि जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, जिन्हें माली कहा जाता था, उन्हें भी अक्सर दूसरे दर्जे के शहरी समझा जाता था। बरसों की नाराजगी अब फटने वाली थी। अमवी हुकूमत की अलामत उनका सफेद परचम था, लेकिन 747 ईस्वी में एक नई अलामत उभर कर सामने आई, उनकी हुक्मरानी को चैलेंज किया। अब्बासियों के सियाह परचम ने अब्बासी एक अरब खानदान है जो पैगंबर मोहम्मद के चचा अब्बास से ताल्लुक रखते हैं, जिनके नाम पर उन्होंने अपना नाम रखा है। वो और उनके हिमायती इस खून के रिश्ते को पैगंबर से अपनी खिलाफत का जायज हक समझते हैं, जो अमूल से कहीं ज्यादा है, जिन्हें अब्बासी बाद में बदउनवान और नापसंदीदा जाहिर करते। अब्बासी सच्चे इस्लाम की बहाली का वादा करते हैं ताकि दीन की सही तालीमात और इखलाकी क़यादत को दुरुस्त किया जा सके और मुबल्लिगीन भेजते। खलीफा के दौर हुकूमत में एजेंट्स को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा गया ताकि अपना पैगाम पहुंचाया जा सके। 747 ईस्वी में जब खलीफा दोबारा बगावत और खाना जंगी की लपेट में था, अब्बासियों ने मौका पा लिया। मशरिकी खरासान में अबू मुस्लिम नामी एक जनरल, जो शायद फारसी मजहब बदलकर मुसलमान हुआ था, ने बगावत शुरू की और हाशिमियों के काले परचम को अपना निशान बनाया। हाशिमी, जो हाशिम के नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, नबी के खानदान के अफराद हैं, जिसमें अब्बासी खानदान नुमाया थे। ये सरहदी इलाका आज के शुमाल मशरिकी ईरान और कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान खास तौर पर बगावत के लिए तैयार है। यहाँ अरब और गैर अरब मुसलमान साथ साथ रहते हैं। वो आपस में शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सरहद की हिफाजत करते हैं। बहुत से लोगों के लिए अमवी हुक्मरान दौर के और नापसंदीदा हैं। इसके अलावा कई दहाइयों से हाशिमी एजेंट और मुबल्लिगीन ने मुखालफत को हुआ दी है, जो अमूयों को गिराना चाहते हैं और अपनी किसी शख्सियत को हुकूमत में लाना चाहते। उन्होंने इनकलाब के बीज बोते हैं। इसलिए जब अबू मुस्लिम अपनी बगावत शुरू करता है तो वो जल्द ही पैरोकार जमा कर लेता है, अरब, फारसी और वस्ती एशियाई, जिनमें से कई तजर्बाकार जंगजू, और वो एक जबरदस्त कमांडर साबित होता है। अमवी फौजों के खिलाफ कई फतह हासिल करता है और 749 ईस्वी में इराक के दारुल हुकूमत कूफा पर कब्जा कर लेता है। अब्बासी लोग इस इनकलाब की क़ियादत संभाल लेते हैं। अगले साल उनकी फौजें अमवी खलीफा मरवान दुवम की फौज से दराज़ाब पर टकराती हैं। जो कुछ हमें इस लड़ाई के बारे में मालूम है वो ज्यादातर अब्बासी ज़राए से आया है। खलीफा मरवान एक बहादुर मगर बेपरवाह कमांडर लगता है, जो बेसोचे समझे हमले करता है। अब्बासियों की सफ के सामने घड़सवारों का जबरदस्त हमला। अब्बासियों के मौरखीन बताते हैं कि उनके फौजी हालिया फतवे से हौसला पाते हुए डटे रहे। उनकी नेज़ों की दीवार घड़सवारों को रोक देती है। हमला तबाही में बदल जाता है। अमूयों का हौसला टूट जाता है। उनकी फौज भाग जाती है। मरवान खुद लड़ाई से फरार हो जाता है, मगर पीछा किया जाता है और मारा जाता है। मिस्र में भी दीगर अमूयों को तलाश करके खत्म कर दिया जाता है। यहां तक कि कब्रें भी नजर आतिश कर दी जाती है।
خاندان کا ایک زندہ بچ جانے والا فرد عبدالرحمن اسپین فرار ہو جاتا ہے۔ چند سال بعد وہ وہاں عمارت قائم کرتا ہے۔ کوڈووا کا دوسرا دمت خاندان جو سینکڑوں سالوں تک الفابریا میں پھلے پھولے گا۔ دریں اثنا ابو العباس الصفا پہلے عباسی خلیفہ بنے، اگرچہ عباسیوں کو اقتدار مضبوط کرنے میں ایک دہائی سے زیادہ وقت لگا۔ الصفا نے خلیفہ کا محل ہرون سے کوفہ منتقل کیا، جو فارس میں عباسی طاقت کے مرکز کے قریب تھا۔ 751 عیسوی میں انہوں نے چینی تانگ خاندان کی مغربی توسیع روکنے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ یہ مہم خونریز فتح کے ساتھ لڑاں طلاس پر ختم ہوئی، لیکن یہ فتح عباسیوں کی حد بھی تھی، خلافت کی مشرق کی طرف توسیع۔ وہ لوگ جنہوں نے امویوں کو ختم کرنے میں مدد کی تھی، وہ وراثتی حکمرانی کے خاتمے اور ایک منتخب شدہ اشرافیہ کے اندر سے خلیفہ منتخب کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ 754 عیسوی میں الصفا کی جگہ ان کے بھائی المنصور نے لی۔ عباسی نئی حکمران خاندان بنے اور المنصور ان کے سب سے عظیم خلفاء میں سے ایک ثابت ہوئے، مگر ان کی حکومت کا آغاز خوش آئند نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ذہین اور مقبول جنرل ابو مسلم کو قتل کر دیا۔ اب اسے ایک ممکنہ خطرناک شخصیت سمجھا جا رہا تھا۔ المنصور کو اپنے حریف فاطمی خاندان کی طرف سے بغاوت کا سامنا ہے۔ وہ عباسیوں کی بڑھتی ہوئی حکمرانی کو ناپسند کرتے ہیں اور خود حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابو جعفر المنصور نے 762 عیسوی میں آخری بڑی فاطمی بغاوت کو کچل دیا، جس سے استحکام، خوشحالی اور امن کا دور شروع ہوا۔ اسی سال اس نے دجلہ کے کنارے ایک نئی دارالحکومت بنانے کا حکم دیا۔ سرکاری طور پر اسے مدینہ السلام یعنی شہر امن کہا جائے گا۔ یہ اس کی سب سے بڑی میراث ثابت ہوگی، ایک شہر جو قرون وسطی کی دنیا کی شان و شوکت میں سے ایک بنے گا، بغداد۔ المنصور کے پوتے ہارون الرشید کے دون حکومت میں خلافت نے بے مثال ترقی کی اور بغداد اس کا مرکز تھا۔ ہارون الرشید کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، جو کہ ایک حق پرست خلیفہ تھے۔ آخر کار وہ 1001 رات کی کہانیوں کا مرکزی کردار ہے، جو عربی ادب کا شاہکار ہے۔ الرشید کی جو تصویر ہمیں ان کہانیوں سے ملتی ہے، وہ ایک مذہبی، دانشمند اور نیک دل حکمران کی ہے، جو روزانہ 100 مرتبہ نماز پڑھتا اور ہر صبح صدقہ دیتا تھا، 1000 درہم نیک کاموں میں دیتے تھے۔ افسانوں کے مطابق الرشید بغداد کی گلیوں میں بھکاری کا بھیس بدل کر گھومتے تھے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے رعایا کیسے زندگی بسر کر رہے۔ وہ زبردست گھوڑ سوار، فنون کے سرپرست اور شطرنج کے ماہر کھلاڑی تھے۔ ان کا دربار ایسی جگہ تھا جہاں مذہب اور فلسفہ کھل کر بحث اور مباحثہ ہو سکتا تھا، کبھی کبھار خواتین بھی اس میں حصہ لیتی تھیں۔ خلافت میں، جیسا کہ وسطی دور کی باقی دنیا میں بھی تھا، چند خواتین کو اپنی ذات میں بلند مرتبہ حاصل تھا، لیکن بطور ماں، بیوی اور رفیقہ کے وہ بہت بڑا اثر رکھتی تھیں۔ الخزران، جو یمن کی ایک غلام لڑکی تھی، جو خانہ بدوشی سے خلیفہ کی بیوی بنی اور اپنے شوہر خلیفہ المقتدی اور بیٹے خلیفہ الرشید کے دور میں بہت طاقتور ہو گئی۔ اپنی ذہانت اور علم کی وجہ سے مشہور، وہ حکمت عملی اور فوجی منصوبہ بندی پر بات چیت کرتی، غیر ملکی سفیروں سے ملتی اور انصاف کے معاملات میں مداخلت کرتی تھی۔ اپنی بہت بڑی دولت کا بڑا حصہ اس نے عوامی کاموں اور خیرات پر خرچ کیا۔ لوگ اسے تقریباً شریک حکمران اصل خلیفہ سمجھتے تھے۔ الرشید کے دور حکومت کی کامیابی اسی کی وجہ سے تھی۔ یہ سب ایک مؤثر حکومتی نظام اور انتظامیہ کی بنیاد پر قائم تھا۔ زیادہ تر نظام ان کے پیشرو ساسانیوں کے ماڈل پر بنایا گیا تھا، اور انہوں نے فارسی اور وسط ایشیائی بیوروکریٹس کا وسیع استعمال کیا۔ خاص طور پر برمک خاندان کا ذکر قابل توجہ ہے۔ برمک خاندان کی نسل نوبہار کے بدھ مندر کے اعلیٰ پادریوں سے تھی، جو آج کے افغانستان کے بغل علاقے کے قریب واقع تھا۔ ابتدائی عباسی اتحادیوں کے طور پر انہوں نے حکومت میں اہم کردار ادا کیا اور اسلامی ریاستی فن میں فارسی ثقافت کے عناصر کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا دور قائم کیا۔ انہوں نے عباسی حکمرانوں کی 3 نسلوں تک خدمت کی،
लेकिन दरबार की ताकत के खेल खतरनाक और गैर मुतवक्के हो सकते थे। 803 ईस्वी में अल रशीद ने फैसला किया कि बर्मिक के बच्चे बहुत ज्यादा घमंड कर बैठे हैं। खानदान को अचानक और शदीद जवाल का सामना करना पड़ा, जिसमें कई अफराद को कैद मौत की सजा दी गई। उनके जवाल ने वजीर के ओहदे पर बर्मुक की हुक्मरानी का खात्मा कर दिया, जो हाल ही में दरबार में खलीफा के सीनियर मुशीर और चीफ वजीर के तौर पर उभरा था। ये ओहदा बहुत बड़ी अहमियत रखता था। कुछ वजीरों के पास इतनी ताकत आ गई कि वो खलीफा को भी मात दे गए। अल रशीद के दरबार की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। चार्लीमैन, जो फ्रैंक्स का बादशाह, मुकद्दस रूमी शहंशाह और यूरोप का सबसे ताकतवर हुक्मरान था, ने बगदाद को कई सिफारतियां भेजे। बदले में अल रशीद ने इसे दिलकश तहाइफ भेजे, जिनमें खुशबू, हाथी दांत के शतरंज के तख्ते, एक शानदार पानी का घड़ियाल और यहां तक कि एक हाथी जिसका नाम अबू अब्बास था शामिल थे, जो कई साल चार्लीमैन के दरबार में एकन में रहा। खिलाफत में सकाफती जिंदगी और खास तौर पर बगदाद बहुत कसीर अल सकाफती था। अब्बासी दरबार यहां तक कि फारसी त्यौहार भी मनाता था, जैसे नौरोज, जो फारसी नया साल है। ऐसी खिली सोच ने खिलाफत को सकाफत, साइंस, फनून और तिब के मरकज के तौर पर तरक्की करने में मदद दी। तालीम का मरकज शहर की मशहूर लाइब्रेरी बैत अल हिकमत थी, जिसे हिकमत का घर भी कहते हैं, अगरचे आजकल इसके काम के बारे में बहुत कम मालूम है। यहाँ और खिलाफत के दूसरे हिस्सों में उलमा ने यूनानी, दरमियानी फारसी और संस्कृत के कदीम मतवन को अरबी में तर्जमा किया। उनकी कोशिशों ने ये यकीनी बनाया कि लाखों ऐसी तहरीरें जो वरना ज़ाय हो जाती, बच गईं, जिनमें अरस्तू और जालिनूस जैसे अजीम शख्सियात के काम भी शामिल। उन्होंने अपनी तरफ से भी कई असल दरियाफ्तें की, ऐसी मालूमात जो बाद में कुरून वस्ता के मगरिब में बहुत मांगी गईं। बगदाद के उलमा बहुत से शोबों में दुनिया की क़ियादत करते थे। अल-कुंदी, जिसे अरबों का फ़लसफ़ी कहा जाता है, एक मशहूर दानिश्वर थे जिन्होंने मंतिक, नफ्सियात, फलकियात, नुजूम और कई दूसरे मौज़ूआत पर लिखा। अल-ख्वारज़मी का रियाजी में बड़ा किरदार था, इसीलिए उन्हें अलजबरा का बाप कहा जाता है। उनके नाम का लातीनी शक्ल अलगोरिज़मास हमारी लफ्ज़ व अलगोरिथम की जड़ है। मसीही आलम हुनैन अबनक को मुतरजिमीन का शेख कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कदीम मतवन को अरबी में तर्जमा किया। अब्बासी दौर में मादी सकाफत भी फली फूली, खास तौर पर 9वीं सदी में चमकदार मिट्टी के बर्तन मुतारफ होने से नए फनकाराना मौके पैदा हुए। मुख्तलिफ रंग बरंगे बर्तन जो जानवरों और कूफी खत से मुज़य्यन हैं, खिलाफत के मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त हुए हैं। इस दौर से अब्बासी खिलाफत ने भी सिल्क रोड्स के किनारे अपनी जगह का फायदा उठाया, जो कदीम तिजारती रास्तों का एक जाल था जो यूरोप और एशिया को जोड़ता था। इस रास्ते से कीमती सामान आता था, जैसे रेशम, मसाले, हाथी दांत, कीमती पत्थर और यहाँ तक के बेहतरीन नस्ल के घोड़े। तिजारत को बढ़ावा देने के लिए अब्बासियों ने नई सड़कें बनाए, साथ ही मुसाफिरों की सहूलत के लिए खानकाहें, सराय और कुनवे तामीर किए। नई सोच और टेक्नोलॉजी भी सिल्क रोड्स के जरिए फैली। चीनी कागज बनाने के तरीके सबसे पहले यहां पहुंचे। मुसलमान दुनिया अमूयों के दौर में थी, लेकिन कागज की पैदावार वाकई अब्बासियों के दौर में जोर पकड़ गई। चमड़े पीपायरी से कहीं सस्ता होने की वजह से कागज की फरावानी ने इंतजामिया और किताब साजी के तरीके बदल दिए और कुरून वस्ता के इस्लाम को दुनिया की सबसे ज्यादा किताबी सकाफतों में से एक बना दिया। 7वीं सदी में पहली अरब फतूहात ने मशरिकी रूमी सल्तनत की सरहद को तोरोस पहाड़ों तक पीछे धकेल दिया था। तब से खिलाफत और सल्तनत तकरीबन मुसलसल जंग की हालत में रही। शामी सरहद पर दोनों तरफ से बार बार हमले होते रहते थे। अरबों ने 2 बार इस्तांबुल को मुहासरे में भी लिया, लेकिन वो अजीम शहर फतह न कर सके। 782 ईस्वी में खुद अल रशीद ने अब्बासी फौज को बसफरस के किनारे तक पहुंचाया था। 802 ईस्वी तक मशरिकी रूमी सल्तनत खिलाफत को सालाना खराज देती थी। जब बादशाह निकारोस ने अदायगियां रोक दें,
تو ایک عباسی فوج نے توروس پہاڑ عبور کر کے کلاسوس میں اس کی فوج کو اچانک ہرا دیا۔ رومیوں کو بھاری شکست ہوئی۔ بادشاہ خود شکر گزار تھا کہ وہ بچ کر نکل گیا۔ اس کی زندگی حملے اور جوابی حملوں کا سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، حتیٰ کہ الرشید نے عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد منتقل کر دیا تاکہ سرحد کے قریب رہے، لیکن مغرب میں اپنے حریف پر اتنی توجہ نے خلیفہ کو مشرق میں مسائل کا اندازہ لگانے سے روک دیا۔ سن 809 میں خراسان میں بغاوت کی خبر آئی۔ اسی بغاوت کا سامنا کرنے کے لیے مشرق جا رہے تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید بیمار ہو گئے اور وفات پا گئے۔ ان کا 22 سالہ دور حکومت عباسی خلافت کے سنہری دور کے طور پر جانا گیا، خوشحالی کا زمانہ، استحکام، علمی اور ثقافتی کامیابیاں۔ لیکن الرشید کی اپنی کوششیں کہ جانشینی پر سکون طریقے سے ہو، بری طرح ناکام ہونے والی تھیں اور خلافت کو دوبارہ خانہ جنگی میں دھکیل دیں گی۔ اسلام کے سنہری دور کے دوسرے اور آخری حصے میں ہم نئی خانہ جنگی کے المیے، غلام سپاہیوں کے ایک نئے گروہ کے ظہور اور منگولوں کی تباکن یلغار کا جائزہ لیتے۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔